वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी नॉटी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे और कल हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर उसकी कमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों में या बड़ों में, तो कैसी कैसी बीमारी होती है। हमने ड्वार्फिज्म देखा था, पढ़ा था, जाइगेंटिज्म पढ़ा था, एक्रोमेगैली भी पढ़ा था। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और चलिए जी शुरू करते हैं। फटाफट से स्क्रीन पर आते हैं। अभी प्रेजेंटेशन शायद मैंने शुरू की नहीं है। ओके, तो अगली स्क्रीन नहीं, वो केबीसी में कैसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी? हाँ, तो अगली विंडो आपकी स्क्रीन पर ये रही और आई होप आपको अमीबा क्लासेस का लोगो दिखाई देने लगा होगा। ओके, सो 24 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दैट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था, आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। Okay, so in the yesterday's lecture, we were discussing about the param thing we have discussed, and we had discussed about the growth hormone. हमने अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन के बारे में पढ़ा था। ओवर या हाइपर, ये दो वर्ड अगर होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, ज़्यादा, राइट। और अंडर या हाइपो लिखा हो, अंडर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन, दैट मीन्स कम, लेस अमाउंट, राइट। तो बीमारी हमने पढ़ ली थी। एक बार आप लोग बुक से, सेलिना बुक जो है आपकी चल रही है, उससे ज़रूर पढ़ते रहना। और कोलकाता में एशी का कौन सी बुक चल रही है आप लोग के 10th में? सेलिना ही है कि कोई और बुक रेफर कर रहे हो आप लोग? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आई विल बी रीडिंग दैट। ओके, सो टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सेलिना बुक ही चल रही है। ओके, एग्जैक्टली, बढ़िया। सो टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, हमने बेटा आपको क्या चीज़ सिखाई थी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, दैट हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस, राइट, इट सिक्रीट्स व्हाट, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, दैट इज एडीएच। बट वाया द न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स के थ्रू ये दोनों हार्मोन ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाते हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और वहां जाके ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं। ये सेंटेंस जो हमने बोला बेटा, शायद ही आपको बुक्स में सही तरीके से मिलेगा। ज़्यादातर 99% ऑफ द 10th क्लास की बुक वो क्या लिखेंगी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन बनते हैं, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। बाकी सेलिना में जो है वही सत्य है, आपको पता है ऑलरेडी, बट जो हमने ये सेंटेंस बताया ये ज़्यादा सत्य है। ओके, दैट इज ट्रू। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच डू। ओके, तो इसके लिए अपन नई स्क्रीन पर आते हैं, जल्दी से गाइडलाइंस बना देते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ओके, वॉइस एकदम क्लियर है? चलिए जी, तो हम शुरू करते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बेटा लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप लोग के टाइप का हार्मोन है ये, क्या करें। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। अब क्यों इसको हम लव हार्मोन बोलते हैं ये भी हम अभी बताएंगे, और एक वीडियो भी हम आपको भेजेंगे। 6-7 मिनट की वीडियो है। इस लेक्चर के बाद ग्रुप में एक वीडियो भी पोस्ट करेंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो को देखने में, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन की बात करें बेटा, ऑक्सीटोसिन के ना 2 काम होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स ऑफ द यूट्रस, दे स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दे स्टार्ट्स टू रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। सो दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसकी वजह से जो बेबी होता है उसकी क्या होती है? बर्थ होती है, डिलीवरी होती है। सो ऑक्सीटोसिन का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग्स अबाउट दी कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस। ओके,
शॉर्ट में लिख रहे हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा लिखोगे, पर समझना है अपन को यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग है नहीं देखनी है कि अरे सर ये क्या, समझो और दिमाग में पढ़ते पढ़ते साथ में याद करते चलना है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द यूट्रस सो दैट द बर्थ कैन बी टेकन प्लेस इजिली। दूसरा इसका जो काम होता है बेटा, इसका काम होता है, देखो अब बेबी पैदा हो गया, अब उस बेबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फूड, और वो फूड क्या है, दैट इज़ द ब्रेस्ट मिल्क। मिल्क इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फूड। तो कल आपको याद होएगा बेटा, हमने प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या पढ़ा था, बताओगे भाई, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब मिल्क का प्रोडक्शन तो हो गया, बट उसको इजेक्ट करना भी तो जरूरी है, क्योंकि मिल्क इजेक्ट नहीं होगा तो बेबी उसको रिसीव कैसे करेगा। सो द इजेक्शन ऑफ द मिल्क इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो दो क्वेश्चन आते हैं जहां पे 99% ऑफ द बच्चे गलत करके आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि मिल्क प्रोडक्शन का कौन सा हार्मोन है, सो व्हाट विल बी द आंसर, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। अब मिल्क इजेक्शन को हम मिल्क लेट डाउन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। मतलब क्या है मिल्क लेट डाउन रिस्पॉन्स? देखिए, जो मेमोरी ग्लैंड्स में जो निप्पल वाला एरिया होता है बेटा, वहां पे बहुत सारी ना न्यूरॉन्स होती हैं, मतलब कि दैट एरिया इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। तो जब बेबी उस निपल को सक करता है, सो व्हाट हैपेंस, द स्टिमुलस इज जनरेटेड और नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस न्यूरॉन्स के थ्रू ये सिग्नल जाता है कहाँ, पिट्यूटरी के पास, समझ रहे हो। और ये पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को जो स्टोर किया था और उसको रिलीज करता जाता है और एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो मिल्क का इजेक्शन है वो पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम एक तरीके से इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे इसको समझना, लव हार्मोन क्यों बोल रहे हैं। सी, दी ब्रेस्ट फीडिंग इज a very emotional and a very different kind of a bond that is created between a mother and a baby, है ना। जैसे वो होता है ना ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, भाई भाई, ऐसे ही माँ और बच्चे, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनता है। वो रिश्ता प्यार का रिश्ता हम बोल सकते हैं उसको। और ये जो रिश्ता बन रहा है मदरहुड वाला जो रिलेशन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, उस टाइम मदर एक लव वाला जो बूस्ट होता है वो फील करती है अपने बेबी के लिए। जो बेबी है वो इमोशंस को फील करता है, ठीक है। वो आपको बता तो नहीं पाएगा, वो तो पैदा ही हुआ है जस्ट बच्चा, ठीक है, बट वो फील होता है। तो वो जो फीलिंग डेवलप होती है ना बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लव हार्मोन, ठीक है। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव नहीं है, ये माँ और बच्चे के बीच वाला प्यार है, इसलिए इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। हार्मोन है, हार्मोन लिख गया, ठीक है। कमेंट्स में आया कि पापा और बच्चे के बीच में नहीं, पापा बच्चे के बीच में लात घूंसे चलते हैं बेटा, डंडे ही डंडे घलते हैं। और वो अच्छी बात भी है, अगर हमारे पिताजी लोग हमें मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं बचपन में, तो हम सुधरेंगे कैसे, एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। और जब हम पिटेंगे तो फिर बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, नहीं तो पापा के तो झापड़े धड़ाधड़ घलते जाएंगे, रोकेगा कौन। तो मम्मी की ममता जाग जाती है और मम्मी हमें बचा लेती हैं, क्यों, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो अगली बार जब आप कुटो अपने पिताजी से और मम्मी आपको बचाएं, तो ऑक्सीटोसिन को एक बार थैंक यू बोल देना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक। अगला हार्मोन जो है, नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज ADH। ADH का एक और नाम क्या है बेटा, वासोप्रेसिन। चिराग आया है आज, चिराग आया है कि आज भी गायब है चिराग? आया है चिराग, ओके गुड चिराग। चलिए जी, ADH की बात करते हैं। फुल फॉर्म इसका है एंटी डायूरेटिक। एंटी होता है, एंटाई होता है, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन, ये SFC वाले बताएंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब मतलब क्या है, इसको समझते हैं। चाय कॉफ़ी किसको पसंद है? तो जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, माइक ऑफ करो बेटा, जिसके घर से डिस्टर्बेंस आ रहा था ये। जो लोग चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं वो बार बार वॉशरूम की तरफ भागते हैं,
ऐसा नोटिस किया है जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, मतलब दिन में 3-4 बार चाय, तो उन्हें उन्हें टॉयलेट बार बार आती है, क्यों? समझेंगे हम अभी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाईयूरेटिक्स। जैसे कि कॉफ़ी, जैसे कि चाय, इनकी वजह से टॉयलेट ज़्यादा आती है। सो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड डाईयूरेटिक्स। अब इन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी डायूरेटिक। और यहां पे क्योंकि एक हार्मोन है तो हमने इसका नाम बोला एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम समझ में आया कैसे नाम पड़ा इसका? अब यहां पे आवाज तो जा रही है भाई ठीक है। अब यहां पे समझना कि ये काम कैसे करता है। हाँ जी बोल लो भाई, किसकी आवाज आई है? डायूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पानी का बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस होता है बिकॉज ऑफ द डायूरेटिक्स सब्सटेंस। और इन डायूरेटिक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस पानी का लॉस ज़्यादा करा रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई अगर काम करता है तो वो एंटी डायूरेटिक हो गया। और यहाँ पे कौन कर रहा है काम? हार्मोन काम कर रहा है, तो उसको हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम दे दिया। हाँ जी आर्यन, सब्र करो सब्र करो, अभी हाल समझ में आएगा। ठीक है यहाँ पे पानी को वैसे हम डायूरेटिक नहीं बोलेंगे। पानी उन सब्सटेंस की वजह से पानी ज़्यादा निकल रहा है तो वो सब्सटेंस डायूरेटिक हुए, ठीक है, ना कि पानी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब समझना, मतलब क्या है। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है बेटा, उसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है ना, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने कुछ इस तरीके का देखा था, पढ़ाया था हमने, है ना। एक होती है पीसीटी, दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है ये वाला? नहीं भाई साहब, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डीसीटी में भी पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि जितना पानी भी डीसीटी में आ रहा है, कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो बैक टू द कहाँ चला जाए? बॉडी में। और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो कहाँ आ जाएगा? यूरिन में। राइट, सिंपल एज दैट। तो अब होता क्या है, जब हम बेटा चाय ज़्यादा पीते हैं ना, तो जो डीसीटी में जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको एक्वापोरिन्स कहते हैं। ये कोई सी बुक में नहीं मिलेगा 9th-10th की, ध्यान से सुन लो। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स ओपन होते हैं और इन एक्वापोरियंस में से पानी निकलता है, और ब्लड वेसल के थ्रू, जो वहाँ पे वासा रेक्टा वगैरह होती है, वहाँ के थ्रू वीन से होते होते बॉडी में वापस पानी चला जाता है। अब जब हम चाय पीते हैं, तो जब हम चाय पीते हैं तो ये पोर्स ओपन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस ही ऐसे हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस कॉज कर रहे हैं। तो जब ये पोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो जो पानी वापस जाना था वो पानी कहाँ पे एंटर कर गया? यूरिन के फॉर्मेशन में एंटर कर गया। तो पानी का ज़्यादा लॉस होने लगा कि नहीं होने लगा? राइट। तो यहां पे ये हार्मोन क्या करेगा? अब इसका फंक्शन ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? किडनी की डीसीटी की जो एक्वापोरिन्स है ना, इनको ओपन कर देता है। इन एक्वापोरिन्स को ये ओपन कर देता है, और एक्वापोरिन्स को जब ओपन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वापस कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। तो यूरिन में पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस वाटर इन यूरिन। और यूरिन में पानी कम हो जाएगा तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी? अरे यूरिन में पानी जब कम होगा तो पानी जो यूरिन होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी ठीक है, कम से कम पानी का लॉस तो नहीं हो रहा है। पानी आपकी बॉडी में ही आ रहा है, रिसाइकिल ही तो हो रहा है, काम में ही तो आएगा। नाली का पानी तो पियोगे नहीं। और मान लो कहीं पानी नहीं मिल रहा, डेजर्ट में घूम रहे हो, तो वहाँ पे फ़ायदा होता है। हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था भाई, लार्जेस्ट लूप ऑफ हेनलो, हेनले किसकी होती है? कंगारू रैट, कंगारू रैट, बिल्कुल। चिराग क्या बोल रहे हो, बोलो।
हाँ हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल, वो तो कंपैरेटिवली ही चलेगा। तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम कर रहा है तो यूरिन कैसी है, डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड? जवाब दो। कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ मुकुल आपकी भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो जब एडीएच काम कर रहा है तो यूरिन कैसी है, कंसंट्रेटेड। अब समझना, ठीक। और कंसंट्रेटेड यूरिन इज गुड, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पानी हमारी बॉडी में वापस आ रहा है। अब ये जो एडीएच है, एडीएच का हो गया अंडर सिक्रीशन। अब आप लोग अपना दिमाग चलाना, ठीक है। एडीएच का अंडर सिक्रीशन मतलब कि किडनी मतलब बॉडी में ब्लड में एडीएच की हो गई कमी। अब एडीएच की कमी होगी तो डीसीटी से क्या पानी रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा बॉडी में पानी का? नहीं हो पाएगा। तो जब पानी का बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी, डाइल्यूट। तो बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी कि पानी ज्यादा हो जाएगा बॉडी में? कमी हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है आर्यन, कोई बात नहीं बेटा, ये 10th क्लास की डिटेल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो यहाँ उल्टे आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सीखो बस, ठीक है। आर्यन 9th का है और फिर भी सीख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सबने एक्सक्रीटरी पढ़ा है, दैट इज वेल एंड गुड। तो यहाँ पे बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हुई, ध्यान से सुनना सभी लोग, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हुई। इस कमी की वजह से एक्वापोरिन्स ओपन नहीं हुए। एक्वापोरिन्स ओपन नहीं हुए तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन वापस बॉडी में नहीं हुआ। तो पानी कहाँ चला गया, यूरिन के फॉर्मेशन में उसने पार्टिसिपेट कर लिया। तो पानी जब यूरिन में ज़्यादा हो गया तो यूरिन कैसी हो गई, डाइल्यूट। और पानी वापस बॉडी में तो गया नहीं, तो बॉडी में पानी का जो अमाउंट है वो कम, मतलब बॉडी में पानी की कमी हो गई कि पानी ज़्यादा हो गया बॉडी में, कमी हो गई। एंड दिस लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी विल कॉज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन समझते हो ना, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, बॉडी में पानी की कमी। एंड दिस डिहाइड्रेशन लीड्स टू अ डिसीज एंड दैट डिसीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज। अब वो वाली डायबिटीज नहीं जो समझ रहे हो तुम लोग। एंड दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। शाबाश। इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। दो टाइप की डायबिटीज होती हैं, एक वो जो शुगर से होती है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। एक होती है जो पानी की कमी की वजह से होती है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। सो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच और ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो एडीएच की कमी की वजह से कौन सी बीमारी, डायबिटीज इंसिपिडस। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे डायबिटीज इंसिपिडस हुई, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा एडीएच का एक नाम और है, क्या नाम लिखा हुआ है इधर, वासो, वासोप्रेसिन, ठीक है। वासो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, प्रेसिन से मतलब क्या हुआ बेटा इधर, प्रेशर। मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, इसको रेगुलेशन करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करता है, वासो कंस्ट्रिक्शन, क्लास 9 चैप्टर स्किन, वासो है ना, वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन। वासो डायलेशन होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ब्लड, हाँ बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ हीट, और हमने सर्दी गर्मी के हिसाब से पढ़ा था 9th में। तो वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा होगा। तो बीपी को मैनेज करना भी किसका काम है, वासोप्रेसिन का। और वही काम एडीएच, मतलब दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग उनके काम भी हो गए, बट दोनों हार्मोन एक ही हैं, चाहे एडीएच बोल दो चाहे वासोप्रेसिन बोल दो। एग्जाम में अनदर नेम भी आ सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडीएच, वासोप्रेसिन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी वैसी लिख दी हमने, ध्यान से स्पेलिंग देखो, PRESSIN, यही तो लिखी है वैसे, ठीक है। चलो, तो वासोप्रेसिन हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं इस तरीके से रेगुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे काम की बात सुनो। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहा है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकाल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये लूटिनाइजिंग हार्मोन निकाल रहा है, इंटरस्टिशियल, अरे ये क्या लिख रहा है,
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहा है और प्रोलैक्टिन निकाल रहा है, साथ थे कौन सा छूट गया, ग्रोथ हार्मोन जीएच निकाल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है क्या? नहीं। किस पर, कौन है इसका टारगेट ऑर्गन? फॉलिकल्स, जो टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट है। ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या खुद के लिए पिट्यूटरी के लिए काम करता है? नहीं। इसके लिए ये किस पर अटैक करता है जाके? एड्रीनल ग्लैंड पर। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या पिट्यूटरी के लिए काम करता है? नहीं। किस किस पर अटैक करता है ये? थायराइड ग्लैंड को। ठीक है। लूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर काम करता है? ओवरी पर। इंटरस्टिशियल सेल किस पर काम करता है? अपने ये टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए टेस्टीज में काम करता है। प्रोलैक्टिन कहाँ करता है भाई? मेमोरी ग्लैंड्स में काम करता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ काम करता है? बोन्स में काम करता है। मतलब आप ये देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंडों के फंक्शंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। समझे? जैसे 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 आपके जो टीचर होते हैं वो आपको कंट्रोल करके रखे होते हैं, समझ रहे हो? इसी तरीके से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये दूसरे तमाम ग्लैंडों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। सो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाई पिट्यूटरी, पहला क्वेश्चन आएगा विच ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट रिलीजेस many hormones which are controlled by the other glands. That means pituitary gland is controlling the other glands, right, by releasing their particular hormones. That's why it is called as master gland. But बेटा फटाफट से सबसे पहला टॉपिक रिवाइज करो, FSHRH फुल फॉर्म बोलो। शाबाश। ACTHRH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हार्मोन। PRLRH कहां से निकल रहे थे ये? फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। यहां पे ध्यान से सुनना जो हम बोलने जा रहे हैं, FSH वाले पे फोकस करना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब निकलेगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरीज में जाके वहां के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। समझ में आया किसी को? मतलब हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन निकल रहा है वो किसको कंट्रोल किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो निकल रहे हैं वो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी अगर मास्टर ग्लैंड है तो मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। सो दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये सब लोग सही करके नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। फ्लो में पिट्यूटरी ही आंसर दे देते हैं अगर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछा जाए। सो मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। बोलिए किसको डाउट है? हाँ बिल्कुल, ऑल दीज आर ट्रॉपिक हार्मोन्स। कल आप नहीं थे शायद, तो कल हमने बताया था ये जो हार्मोन्स है ये क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं जो दूसरी जगह जाके अपना फंक्शन को करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? पिट्यूटरी में कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पिट्यूटरी होता है समाप्त। और ग्रोथ हार्मोन का एक नाम और है, वो शायद कल नहीं बताए थे। ग्रोथ हार्मोन को कोई है जो बताएगा भाई? ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम 8th में बताया था। चलो इसको हम और क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन, जोमैटो नहीं है बेटा। ठीक है, जोमैटोट्रोपिन लिख के आ जाओगे तो मैं घर पे खाना आ जाएगा। तो सोमैटोट्रोपिन। ठीक, तो ये ध्यान रखना बस, सेलिना बुक में दिया हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू
यहाँ पे इसको ध्यान रखो, ठीक। सो ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोपिन। चैट में देवी का लंबा सा एक डाउट आया, उसको देख लेते हैं। सर आई सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट आईसीएस, सो इट वाज सेइंग आईसीएस। देवी आपने बिल्कुल सही सर्च किया है, इंटरनेट पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो अब आपने बात की है तो बता देते हैं। ALH एंड ICSH बोथ आर सेम, ठीक है। अब दोनों सेम है तो हमने अलग अलग क्यों बताया है? रीजन है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखो IC का मतलब क्या? इंटरस्टिशियल सेल, और इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होते हैं? टेस्टीज में, तो वो हमने टेस्टीज का फंक्शन बता दिया। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ काम करता है? ओव्यूलेशन में, 14th डे पे ओव्यूलेशन कराते, तो वहाँ फंक्शन बता दिया। अब इसको कॉमन अगर आप कहो कि LH क्या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है? हाँ। क्या ICCH ओव्यूलेशन कराता है? हाँ। दोनों चीज़ें सही है, बट मोस्ट फेवरेबल सेंटेंस आपको क्या लगेगा सुनने में? कि लुटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करा रहा है और ICSH क्या करा रहा है? ICSH टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करा रहा है, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इनको सेपरेटली बताया है, बाकी दोनों एक ही हैं। तो जनरली जो हम पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि फीमेल्स में हम बोल देते हैं LH, और उसी हार्मोन को मेल्स में हम क्या बोल दिए? गलत सिंबल बन गया। फीमेल्स में हम बोल देते हैं क्या? LH, और उसी हार्मोन को मेल्स में हम क्या बोल देते हैं बेटा? ICSH। ओके देवी, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो और कोई डाउट्स तो है नहीं। आवाज़ एकदम सभी को साफ साफ आ रही है? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही आवाज़ की? ठीक है, बाकी चैट्स और देख लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ना होने की, चलो ठीक है। चलिए जी, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरह आगे बढ़े भाई। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ख़त्म हो चुका है, और हमने क्या आप लोग को फ़ोटोज़ भेज दी हैं क्या लोकेशंस ऑफ ग्लैंड्स की? 10th वालों को अभी नहीं मिली हैं, तो चलो अभी हम भेज देंगे। तो उसमें सारे आपको 10th बोर्ड की लोकेशंस वगैरह मिल जाएंगी। तो अभी रात को हम 11 बजे के बाद भेज देंगे, ठीक है। बैच ख़त्म होते साथ भेज देंगे, ठीक। चलिए जी, अगला जो ग्लैंड है वो हम पढ़ने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड। बहुत ही जाना माना पहचाना ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा। पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रीनल, इन 4 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये कौन एंटर करने की कोशिश कर रहा है भाई? नीरज, ये नीरज कौन है भाई? कौन आया? नीरज भवाना। नीरज भवाना, प्लीज़ डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। चलो ये लिंक्स नए जनरेट करना पड़ेंगे लगता है। मिस्टर भवाना जी, जय बाबा की, जय बाबा की। कौन महान इंसान है भाई। चलो खैर, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे, और आगे कंटिन्यू करते हैं हम फटाफट से थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए जी, तो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड बेटा कहाँ होता है? हमारे गले में, ठीक है। जो लेरिंग्स का पार्ट होता है ना, जहाँ से हमारा जैसे ये ट्रैकिया शुरू होता है, सो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लेरिंग्स। और यहीं पर इस तरीके से एक बटरफ्लाई के, ये कैसा डायग्राम बन गया भाई? बटरफ्लाई के शेप के जैसा इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हम कुछ अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो ये हमने ऐसे किया, कुछ इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना इस डायग्राम को। आपको देखने में ये सबसे पहले तो कैसा शेप दिखाई दे रहा है? एच शेप। कैसा शेप दिखाई दे रहा है बच्चे? एच शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद और कैसा शेप दिखाई दे रहा है इसका? बटरफ्लाई शेप की तरह। तो इस ग्लैंड के शेप की बात करें तो इस ग्लैंड का जो शेप है दैट इज एच शेप और बटरफ्लाई शेप। अब इसमें आपको आई शेप, चलो हाँ कह सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें 2
लोब्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास हो गई कौन सी, राइट लोब, और ये इस तरफ वाली कौन सी हो गई, लेफ्ट लोब, ठीक है। सॉरी। और बीच में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक कनेक्शन बना हुआ है जो राइट और लेफ्ट लोब को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज इस्थमस, ISTHMUS। इस कनेक्शन को बेटा हम क्या बोलेंगे बच्चे, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये जो लोब्स होते हैं ना, इनमें कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। एक ही लोब में हम सेल्स बनाएंगे, बाकी में अपने आप अंडरस्टूड कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे ये सेल्स हमने बनाए इतने सारे, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिकल। इनको क्या बोलेंगे बेटा हम, फॉलिकल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकल्स। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है बेटा, इस थायराइड ग्लैंड में होते हैं फॉलिकल, ठीक है। अब इन फॉलिकल्स में जब ग्रोथ होती है तो जनरेशन होता है किसका, जनरेशन होता है हॉर्मोन्स का। किसका जनरेशन बेटा, हॉर्मोन्स का। तो थायराइड ग्लैंड जो है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड दो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। हार्मोन क्या करता है बेटे, थायराइड ग्लैंड दो हॉर्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। जो पहला हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। पहला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, थायरॉक्सिन। और दूसरा हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन को हमें बच्चे डिटेल में पढ़ना है, और जो कैल्सीटोनिन है ये NIS है। NIS का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही है, क्या फुल फॉर्म है भाई NIS का, किसी को नहीं पता? NIS का फुल फॉर्म, चलो जब तक तुम लोग फुल फॉर्म बताओ, यहाँ पे एक बच्चे को थोड़ा सा हम सही कर लें ज़रा। इनकी अब्यूज़ रिपोर्ट डाल दें ज़रा हम, वायलेंस एंड गोर, डिस्क्राइब योर इशू, अब्यूज़ प्रॉब्लम। नीरज भवाना बेटा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। दिस कॉल विल बी रिपोर्टेड एज अब्यूसिव, एंड इनकी अब्यूज़ प्रॉब्लम को यहाँ पे अपन ने रिपोर्ट कर दिया। हाँ, अभी हम उसको कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, परेशान नहीं हो। कहाँ चला गया क्या वापस? हाँ तो हाँ नहीं, और फिर थोड़ा मतलब कल वैसे बताया था हमने बच्चों को, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट सा होने लगता है कि यहाँ पे मतलब वो बच्चा चैट में गंदगी फैला रहा है और यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो आपने बीच में नहीं देखा वर्ड्स उल्टे बोल दिए हमने, तो मल्टीपल दिमाग में फिर गुस्सा आती है, तो हमने उसको आउट कर तो दी। हाँ, इग्नोर करना, इसीलिए हाँ हम भी इग्नोर कर रहे थे, बट हमने कहा चलो थोड़ा सा चेक करके तो देखें कि ऐसे लोगों का कुछ नया ऑप्शन गूगल ने किया है या नहीं। तो एक रिपोर्ट का ऑप्शन आया था, तो कर दिया। चलो हाँ, तो दोबारा से कोई ऐसा करे तो थोड़ा आइडिया में दे देना, ठीक है, अगर चैट पे नज़र नहीं जाए। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है ना कि इन्हीं ये जो अपने ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं ना, इन्हीं में से कोई ये फालतू लोगों को वो कर देता है लिंक फॉरवर्ड, और फिर ये ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना नहीं होता है ये आ जाते हैं। बताइए। हाँ, वो हमने ऑफ कर दिया हमने उसे रिमूव करके ऑफ कर दिया, तो वो अब एंटर नहीं कर पाएगा, और कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा अब एक्चुअली। चलिए, एक्चुअली ना हम वही करते हैं, जैसे अपन ने ना 9:55 पे शुरू किया लिंक, और 10:05 तक लिंक चालू किया, और फिर अब 10:05 के बाद अगर मान लो कोई इम्पोर्टेंट बच्चा आता है जिसको पढ़ना है, तो उसके लिए हम लिंक ओपन रखे रहते है ना। और 4-5 दिन की बात है बेटा, थोड़ा लंबा समय होता तो फिर समझ में आता है कि इनका कुछ करें। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। सो NIS वी वर डिस्कसिंग, NIS स्टैंड्स फॉर नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो इसकी अभी हम टेंशन नहीं लेंगे, अभी हम फोकस करते हैं बच्चे थायरॉक्सिन पे। समझना ध्यान से, थायराइड ग्लैंड के लिए
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडीन। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? आयोडीन। आयोडीन होगा, अगर आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन बनेगा। क्या समझे बच्चे? अगर आयोडीन होगा तो कौन बनेगा? थायरॉक्सिन। ठीक है। पहला तो अगर हम बोले कि थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड, यहाँ थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन के स्टिमुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन बनना तो है, बट अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो थायरॉक्सिन कैसे बनेगा? जैसे चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती की जरूरत है कि नहीं? क्या बिना चाय पत्ती के चाय बन जाती है क्या? है ना। अब उस चाय पत्ती को आप अच्छी क्वालिटी की डालो चाहे बेकार क्वालिटी की डालो, चाय पत्ती तो जरूरी है ना। इसी तरीके से बच्चे थायरॉक्सिन बनने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। ठीक है। अब समझना, ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ना बेटा, इन फॉलिकल सेल्स में पोटेशियम आयंस होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। बाकी तीन चार लाइनें बुक में मिल जाएंगी, रट्टा मार लेना, 100 में से 100 आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझो अभी। ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिकल्स में क्या होते हैं? पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है। अब आयोडीन कहाँ से आएगा? क्या आप अलग से सब्जी में क्या आयोडीन की सब्जी खाते हो क्या? या मम्मी बोलती हैं बेटा आज मैंने आयोडीन बनाई है, चल खाते हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। हमारी बॉडी में ना ही कहीं आयोडीन का प्रोडक्शन होता है, हमें बाहर से आयोडीन को कंज्यूम करना होता है। बट कभी आपने सुना है कि आप अलग से आयोडीन को कंज्यूम कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है ना बेटा, उस फूड में या जो नमक आप खाते हो ना, सॉल्ट, उस सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है। वो ऐड आता था ना, शुद्ध ताज़ा आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऐसा टाटा आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट का क्या मतलब है कि इस सॉल्ट में कौन मिक्स है? आयोडीन। ऐसे ही जो समुद्र का फूड होता है, सी फूड, अरे समुद्र है तो नमक है, और नमक का मतलब समुद्र का खाना है तो उसमें भी नमक है। ठीक है। और नमक है तो उसमें आयोडीन भी आ जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या मतलब है, जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या आ गई? आयोडीन आ गई। अब समझना इसका कॉन्सेप्ट। पोटेशियम आयन ऑलरेडी था। आयोडाइड आयन कहाँ से आया? फूड के थ्रू आया। तो के और आई क्या बनाएंगे? Ki, potassium iodide. Now, this potassium iodide will help in the synthesis of a hormone that is called as T1. That is called as T1. मोनोआयोडोथायरोनिन। नाम सिलेबस में नहीं है, परेशान मत होना। कौन सा हार्मोन? T1। जब T1 बन जाएगा तो एक T1 और एक और T1 कंबाइन करके क्या बनाएगा हार्मोन? T2। T2 मतलब डाई आयोडोथायरोनिन। ठीक है। और फिर दो T2 जुड़ के क्या बनाएंगे? T4। एंड दिस T4 इज कॉल्ड एज टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ऑल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। तो अल्टीमेटली इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाता है बच्चे? थायरॉक्सिन का। अब ये जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन के कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि बोन्स के फॉर्मेशन में काम करता है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों की बनावट, हड्डियों का फॉर्मेशन, उसके अंदर किस तरीके का उसके अंदर मतलब जो वो होता है डिजाइनिंग है उस हड्डियों की, वो सब कुछ ये थायरॉक्सिन के कंट्रोल में रहता है। दूसरा है मेंटल ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमागी संतुलन को बैलेंस करना, उसकी ग्रोथ करना, मतलब कि कौन सी ग्रोथ होगी बेटे? मेंटल ग्रोथ। तो पहला हड्डियों का ऑसिफिकेशन करना, दूसरा मेंटल ग्रोथ जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, जैसे ये भवाना जैसे, जो आके अब्यूज़ करते हैं, बेचारों के थायरॉक्सिन बहुत कम रह गया बचपन में। तो यहाँ पे मेंटल ग्रोथ भी ज़रूरी है। थायरॉक्सिन होगा तो मेंटल ग्रोथ होगी, नहीं तो पैदल रह जाएंगे। और तीसरा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज BMR रेगुलेशन। BMR का फुल फॉर्म बोलो भाई। बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, नेम देम।
बिल्कुल, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है वो फॉर्मेशन है, कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन है। तो हमारी बॉडी में नई चीज़ें बनती हैं, पुरानी चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, और दोनों को बैलेंस करने को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और इसी मेटाबॉलिज्म का जो रेट है हमारी बॉडी में कि कौन सी चीज़ कितनी स्पीड से बनेगी, कौन सी चीज़ कितनी स्पीड से टूटेगी, कब कौन सी चीज़ बननी है, कब कौन सी चीज़ टूटनी है, ये सब कुछ पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है जिसको हम BMR बोलते हैं, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चे, थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन के क्या होगा बच्चे, फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की बीमारियों के बारे में। हाँ, फिर BMR में सब कुछ आ जाता है ना, ब्लड प्रेशर की ही वजह से भी तो जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है। ठीक है, BMR नहीं था वो चिराग, वो BR था, बैंक रिसीट। BR, हाँ नहीं आपने BMR लिख दिया ना। हाँ अच्छा, BMR से BR याद आ गया, ओके। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो गर्व क्या लिख रहा है, थायराइड इज अ ग्लैंड नॉट थायरॉक्सिन ग्लैंड। यस, थायराइड ग्लैंड है, हार्मोन का नाम क्या है बच्चे, थायरॉक्सिन। ठीक है, ऊपर डाउट है, एक मिनट, तीन डाउट है सर। फिशेज एंड मैनी अदर मरीन एनिमल्स को इतने एक्सेस सॉल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता? अरे पड़ता है बेटा, उनके पास TMO होता है, वो आई लव यू वाला TMO नहीं, स्पेनिश में बोलते हैं TMO, ऐसा कुछ था ना। TMO एक केमिकल का नाम है, ट्राई मिथाइल ऑक्सिलेट ऐसा कुछ करके। ये एक स्पेशल केमिकल होता है जिसकी वजह से वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है, सो दे हैव स्पेशल मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर ओन बॉडी इन द एक्सेस सॉल्ट। ठीक, मछलियों के पास। उसके बाद गर्व और क्या होता है, मरीन फिशेस अलग होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस अलग होती हैं। अगर आप फ्रेश वाटर फिशेस को मरीन नदी में डाल दोगे, सी में डाल दोगे तो वो मर जाएंगी, और अगर मरीन फिशेस को आप फ्रेश वाटर में लाओगे तो वो मर जाएंगी। अडेप्टेशन उनकी अलग तरीके से ही होती है। ठीक है, इज एक्सेस ऑफ सॉल्ट हार्मफुल और एक्सेस ऑफ आयोडीन? एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज हार्मफुल और एक्सेस ऑफ आयोडीन भी ठीक ठाक है। मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, कम है तो दिक्कत है, पानी बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत है, बट आयोडीन तो इंपॉर्टेंट है। बस सॉल्ट की बात करें, हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है सो इट इज़ हार्मफुल। अब इसका रीज़न क्या है, याद करो, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब हमने पढ़ाया था कि गरारा करोगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, और उसके ऊपर अचार के ऊपर नमक को स्प्रिंकल कर दो, लीच को हटाना हो तो नमक डाल दो, और वीड्स को मारना है तो नमक डाल दो। तो नमक, एक्सेस नमक कर रहा है ना कुछ तो आएगा। इसके बाद दिवी का डाउट, एंड सर व्हाट फॉर प्योर वेजीज लाइक अस, वेयर डज दिस आयोडीन कम्स मेजरली इन डेट केस? प्योर वेजीज के लिए बेटा नमक खाते हो कि नहीं, बिना नमक के प्योर वेजीज खाते हो? तो जो नमक आप खाते हो ना, आयोडाइज सॉल्ट, उसमें आता है, और इतना आयोडीन काफ़ी होता है आपकी थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए, तो दैट इज़ नॉट द इशू। ओके, सो आई होप यहाँ पे सभी के डाउट्स, तुम लोगों ने क्या क्या नीचे लिख दिया, ओके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे बेटा बीमारियों की बात करते हैं, कुछ डिसीजेस की बात करते हैं फटाफट से, और देखते हैं कि भाई कौन कौन सी जो डिसीज़ है वो यहाँ पर होती है। थायरॉक्सिन की बात करते हैं। थायरॉक्सिन की तो हार्मोन की हम बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़ना है, अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन। अंडर सिक्रीशन में बेटा सबसे पहली बीमारी है वो है सिंपल गोइटर, GOITRE, क्लास 9th न्यूट्रिशन चैप्टर। ठीक है, वहां पे सिंपल गोइटर आपने पढ़ा था कि आयोडीन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का मतलब क्या, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन नहीं तो थायरॉक्सिन नहीं, और थायरॉक्सिन नहीं तो गोइटर। अब गोइटर में होता क्या है, गला फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, कोई देखेगा तो लगता है कि भाई गले में ये क्या हो गया। अब इसका रीजन क्या है बेटा, समझना कोशिश करना, कंसेप्चुअली समझने की। डायग्राम पर आते हैं वापस। यहां पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से,
अगर इसको अपन एक अच्छा सा एग्जांपल लेके कैसे समझाएं, मान लीजिए जैसे कि अ, हम्म, जैसे गर्व है, गर्व की ही याद आई हमें तो गर्व का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे गर्व है, गर्व एक बहुत ही शानदार सिंगर है, दिवी भी बहुत शानदार सिंगर है। तो गर्व का दिमाग में आया तो पहले गर्व का ले लेते हैं एग्जांपल। तो गर्व फंसा नहीं, अरे बहुत मज़ेदार है। तो गर्व गाना गाने के लिए भूखा है, ही इज़ हंगर फॉर सिंगिंग, राइट। तो अगर मान लो गर्व को मौका मिले कि गर्व बेटा चलो 5 गाने गाओ, तो वो 5 गाने गाएगा और उसे अंदर से लगेगा कि अरे मेरे को छठवां गाना भी गाना है, 7वां गाना भी गाना है, 8वां भी गाना है, मतलब ही इज हंग्री फॉर मोर। बट हो क्या रहा है, गर्व के पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि आप सिर्फ 5 गाने ही गाओगे। तो अब दिमाग में गर्व के था कि मैं 10 गाने गाऊंगा, बट मैंडेटरी है क्या कि गर्व को सिर्फ कितने गाने गाना है, 5 गाने। तो गर्व उन 5 गानों में जी जान लगा देगा, गला फाड़ फाड़ के गाएगा अच्छे से अच्छा, ताकि 5 गाने ही इतने शानदार हो जाएं कि छठवें गाने की गर्व को जरूरत ही ना पड़े। मतलब कि गर्व ने क्या की, एक्स्ट्रा मेहनत की। क्यों? क्योंकि 10 गाने की जगह 5 गाने हो गए थे। अब इसको इसको कोशिश करना इस एग्जाम्पल से समझने की कि ये जो बेटा फॉलिकल सेल्स है ना, फॉलिकल सेल्स को क्या चाहिए, किसका भूखा है ये फॉलिकल सेल, जल्दी से बताओ। आयोडीन का भूखा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जब आयोडीन इसको मिल रहा है तो फॉलिकल सेल आसानी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से। बट आयोडीन की जैसे जैसे कमी होती गई तो फॉलिकल सेल तो भूखे हैं ना आयोडीन के लिए, तो इन फॉलिकल सेल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा कहीं से भी आयोडीन को घसीट ले अपनी तरफ। तो दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फॉलिकल सेल्स इज गॉइटर। तो आयोडीन की कमी की वजह से या थायरोक्सिन की कमी की वजह से या अंडर सिक्रीशन ऑफ दिस थायरोक्सिन, इट इज कॉजिंग व्हाट, गॉइटर। दैट इज सिंपल गॉइटर। ठीक है, तो सिंपल गॉइटर इज वेरी वेरी सिंपल। आई होप कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा सिंपल गॉइटर, वेरी वेरी सिंपल। चलिए जी, इसके बाद दूसरी डिसीज है जो थायरोक्सिन की कमी से होती है। अच्छा, हमने फंक्शंस में सेकंड फंक्शन क्या बताया था? अरे सेकंड फंक्शन बेटा मेंटल ग्रोथ। अब समझना ध्यान से, अगर छोटा सा बच्चा है और उसकी डाइट में आयोडीन की कमी है, मतलब थायरोक्सिन नहीं बन रहा, तो वो छोटा बच्चा छोटा तो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या ऑसिफिकेशन ऑफ बोन हुआ? नहीं। तो बच्चा छोटा तो रह गया, उसकी हाइट तो कम हो गई, मतलब कि उसको क्या हो गया, उसको ड्वार्फिज्म तो हुआ ही हुआ, हाइट छोटी रह गई, ठीक है। बट साथ ही साथ बेटा क्या उसकी मेंटल ग्रोथ हो पाएगी? तो मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड। दैट मीन्स मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि छोटी हाइट और मेंटल रिटार्डेशन का कॉम्बो, छोटी हाइट और मेंटल रिटार्डेशन का कॉम्बो पैक है ये। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस बीमारी को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म, CRETENISM। इस बीमारी को बेटा क्या बोलेंगे हम, क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो ये बीमारी कौन सी हो गई बेटा, क्रिटिनिज्म। तो सिंपल गोइटर हो गया, क्रिटिनिज्म बच्चों में हो गया, और यही चीज क्रिटिनिज्म हमने यहां क्या लिख दिया, चाइल्ड। ठीक है, तो क्रिटिनिज्म इज छोटी हाइट मतलब स्टंटेड ग्रोथ प्लस मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज क्रिटिनिज्म एंड दैट हैपेंस इन चिल्ड्रन। क्योंकि छोटी हाइट तो बच्चों की होगी ना, लंबा लंबा इंसान छोटा थोड़ी हो जाएगा। बट सेम चीज अगर एडल्ट में हो रही है, एडल्ट अगर अकल से पैदल रह गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सोडीमा। मतलब बड़ा तो है बट बड़े होने के बाद उसका मेंटल रिटार्डेशन शुरू हो गया, इसकी वजह से, थायरोक्सिन की कमी की वजह से। सो दैट डिसीज विल बी कॉल्ड एज मिक्सोडीमा। सिम्टम्स वगैरह बुक में पढ़ते रहना, कभी आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है, बस बीमारी आती है कि इसका कौन सी बीमारी है, क्या नाम है, क्या है ये। हाँ जी।
चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 साल तक फ़र्क नहीं पड़े, बस धीरे 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 दिखे। जैसे जैसे सिंपल, जैसे हम बूढ़े लोगों की बात करें, बूढ़े लोगों की जब वो जवान हुआ करते थे तब हो गई ना पूरी ग्रोथ, फिर बूढ़े लोगों की डाइट भी कम हो जाती है, खाना भी चेंज हो जाता है ना। तो धीरे 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 आपने देखा होगा जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, एक्टिविटीज़ चेंज होती जाती है ना। जैसे अभी हम लोग जैसे जवान हैं, ऐसे तो हमारे दादाजी या दादी लोग तो नहीं है ना, है ना। या जितनी एनर्जी अभी हम में है उतनी एनर्जी हमारे पेरेंट्स में तो नहीं है ना। जितनी खुरापाती अभी हम जिस एनर्जी के साथ कर लेते हैं, है एनर्जी हमारे पेरेंट्स में, बट उतनी नहीं है। इस चीज़ को एग्री अगर आप कर पाओ तो ठीक है। हम भी जब उनकी एज के हो जाएंगे 40-50 साल के, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। फिर 80 साल के 80 80 साल तक अगर जिंदा बच गए, 70-80 तक, तो ये वाला सिम्टम हो जाएगा मिक्सोडीमा वाला। ठीक है। वो तो फिर वो वाला केस आ गया ना, क्या कहते, अरे तो बेटा अकल जो है सिर्फ थायरोक्सिन की वजह से थोड़ी, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, है ना। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई ब्रेन का पार्ट काम नहीं कर रहा है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है ब्रेन में। तो देर आर न्यूमरस थिंग्स एंड वन ऑफ द थिंग इज थायरोक्सिन। Okay, there are hundreds of things, and out of those hundreds of things one of them is thyroxine, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। ओके, चलिए चलिए जी, ओके। नाउ अब ये तो हमने बात पढ़ा किसका बच्चे, अंडर सिक्रीशन का। अब हम बात करते हैं किसकी, ओवर सिक्रीशन की। ओवर सिक्रीशन में बीमारी होती है एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर। देखो एक तो सिंपल गोइटर है, दूसरा है एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर। एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है, हमारे जो आंख होती है ना, आंख में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है, तो आंखें बाहर निकल आती हैं। ऐसा नहीं आंखें बाहर निकल के आपके हाथों में आ गई, नहीं, आंखें प्रोट्रूड कर जाती हैं। प्रोट्रूड मतलब ऐसी भेड़ी आंखें हो जाती हैं ऐसे बाहर, मतलब अभी हम तुम लोग लिटरली अभी वेब कैम में देख तो नहीं पा रहे होगे, बट हम ऐसे एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। बट अब सामने तुम लोग हो ही नहीं, तो बस इमेजिन करो कि आप एकदम आंखें ऐसे फाड़ के देख रहे हो, तो आंख बाहर सी निकली हैं। दोज टाइप ऑफ आईज आर कॉल्ड एज प्रोट्रूडरिंग आईज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो भी होता है ख़त्म। बाकी देख लेते हैं कुछ थायराइड में छूट गया हो तो, थायराइड, थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन, सिंपल गोइटर, आयोडाइज सॉल्ट, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा, एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है, हो गया पूरा। सेलिना के अकॉर्डिंग अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है, बस एक चीज़ की कमी है। अच्छा ये कोई बताएगा, वैसे लेक्चर ख़त्म हो गया है, बस एक टर्म और देख लो, इसका मतलब क्या बताया था हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक, बताओ भाई क्या होता है एंटागोनिस्टिक। अरे आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है भाई। हाँ, तो एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट टू ईच अदर। जैसे गर्व ने बिल्कुल सही जवाब दिया, टू मसल्स अपोजिट टू ईच अदर। जैसे मसल्स में कौन कौन सी मसल्स गर्व, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम ट्राइसेप रिलैक्स करता है, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स करता है। इसी तरीके से जैसे बाइसेप ट्राइसेप है, और नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम था जो एंटागोनिस्टिक था, 10th वालों बताओ जल्दी से। हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था वो एंटागोनिस्टिक था। इसी तरीके से बेटा थायरॉक्सिन, समझना, सॉरी थायरॉक्सिन नहीं, इसी तरीके से कैल्सीटोनिन जो थायरॉक्सिन के बाद जो हार्मोन है, और एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं पीटीएच, वो हम कल डिस्कस करेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये भी आपस में अपोजिट होते हैं, और आगे पेनक्रियाज में देखेंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये भी एंटागोनिस्टिक होते हैं। चलो बाकी कल डिस्कस करेंगे। डाउट देख लेते हैं, शोइंग और फीलिंग एक्टिव अपोजिशन और हॉस्टिलिटी टुवर्ड समवन और समथिंग,
क्या कौन सी भाषा लिख रहे हो बेटा? अरे एक दूसरे के अपोजिट, बस खत्म। बोलिए। आयोडीन देखो, फॉलिकल्स को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अगर फॉलिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन वो ग्रेस्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और यही तो करना है उन्हें, क्योंकि आयोडीन की कमी है ना। तो उनको तो वो तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन मिले, तो साइज़ बढ़ जाता है फॉलिकल्स का। ठीक है। तो यूट्यूब के लिए ज़रा हम ख़त्म कर देते हैं। तो यूट्यूब वाले बच्चों, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर लेक्चर 3 में। ये लेक्चर 2 था। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अमीबा क्लासेस को। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।